गुड आफ्टरनून क्लास। सो आज जो है हम पढ़ेंगे एचपी के पहले लेक्चर के बारे में। आई होप आपको कल का जो लेक्चर था मैप्स के रिगार्डिंग वो सारा याद तो नहीं होगा, बट फिर भी जो मेजर रेंजेस हमारे पास हैं उनको लेके और जो मेजर रिवर्स हमारे पास हैं उनको लेके उनके बीच में डिफरेंस आपको पता होगा। दिस इज द मिनिमम आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि हिमालय की रेंजेस कौन सी हैं, धौलाधार रेंज कहाँ से पास करती है, पीर पंजाल रेंज कहाँ से पास करेगी, और उसके अलावा ज़ंस्कार रेंज किन किन दो जगहों को सेपरेट करेगी। अब इन्हीं के बेसिस पे आगे बढ़ने से पहले हम फिर से एक बार रिविजिट करेंगे जो हमने कल पढ़ा है। आपके पास मैप होगा तो उसको एक बार ढंग से फिर से उसको देखिएगा। सबसे साउथ में आपको मिलेगा शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज से ऊपर जब हम जाएंगे तो आपको ब्यास रिवर मिलेगी। ब्यास रिवर से थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो आपको धौलाधार रेंज जो है वो देखने को मिलेगी। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो रावी रिवर देखने को मिलेगी। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो पीर पंजाल देखने को मिलेगी, जो कि ग्रेट हिमालयन रेंज का ऑफशूट बनेगी। शिमला में मैंने आपको दो माउंटेन रेंजेस बताई थी, ग्रेट हिमालयन रेंज और धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज जो है वो एक तरह से बैंड होके कांगड़ा के रीजन में पहुंचेगी। आज हम डिटेल में उनके बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे फिजियोग्राफी और जियोलॉजी में, बट आई होप धौलाधार कहां से रन करती है ये चीजें आपको पता है। उसके बाद हम बात करेंगे पीर पंजाल रेंज की। तो पीर पंजाल रेंज जो है वो कहां से पास करेगी, पांगी रीजन से पास करेगी। उससे नॉर्थ में हम जाएंगे तो आपको चेनाब रिवर देखने को मिलेगी। ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो लाहौल स्पीति को अप्रोक्सीमेटली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक तरफ हमारे पास चेनाब रिवर आ जाएगी, दूसरी तरफ हमारे पास स्पीति रिवर, और दोनों मिलकर स्पीति रिवर जो है वो कहां पे मिलेगी, किन्नौर में सतलुज के साथ। अब ये तो रही हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा पहला मैप था जहां पे हमें ज्योग्राफी के बारे में ये जानना था कि किस तरह से एचपी जो है वो इंडिया की पॉलिटी में या इंडिया की ज्योग्राफी में एग्जिस्ट करता है। आज से हम स्पेसिफिकली एचपी के ऊपर फोकस जो है अपना केंद्रित करेंगे, और इसी के बेसिस पे वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, चाहे वो जियोलॉजी का पार्ट हो, टॉपोग्राफी का पार्ट हो, सॉइल का पार्ट हो, या किसी और डिफरेंट टाइप का पार्ट हो। तो ये सारी चीजें जो है साथ साथ चलेंगी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी जब आप समझ पाएंगे तो उसके बेसिस पे आई विल टेल यू द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ट्राइब्स, द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट पीपल, द रिलेशन बिटवीन द फोक डांसेस एंड द रिलेशन बिटवीन द रिलीजियस प्लेसेस। तो इन्हीं के बेसिस पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी बेसिस रहेगा ज्योग्राफी के बेसिस पे, और चीजें भी इसी बेसिस में रहेंगी। अब एचपी जो है, द स्टेट ऑफ एचपी, वो हिमालयास के लैब में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है गिरिराज। गिरी जो है जनरली वो वर्ड है जो कि माउंटेन्स के लिए यूज किया जाता है। किंग ऑफ माउंटेन्स को कहा जाता है और हिमालयस को कहा जाता है किंग ऑफ माउंटेन्स। तो जो गिरिराज है वो कहा जाता है हिमालयस को। अब अगर हम हिमालयस की टोटल रेंज की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट, जब मैं ईस्ट और वेस्ट की बात करता हूं तो हम अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक जो टोटल हिमालयस की लेंथ है वो है 2410 किलोमीटर, और विड्थ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 किलोमीटर है। और शिवालिक से लेके ज़ंस्कार रेंज तक, ठीक है, वैसे तो ज़ंस्कार रेंज तक नहीं है, बट जो ग्रेट हिमालयन रेंज है वहां तक, शिवालिक से लेके ग्रेट हिमालयन रेंज तक, दिस इज अ टोटल स्पैन ऑफ 250 टू 300 किलोमीटर। और हिमालयस की जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 40 मिलियन ईयर्स एगो। तो 55 मिलियन ईयर एगो से 60 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में हिमालयाज जो थे वो ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुके थे। और अगर हिमालयाज नहीं होते तो एचपी की फॉर्मेशन भी नहीं होती। अगर हिमालयाज नहीं बनते तो शिमला में शायद सबसे बेहतर एप्पल प्रोडक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता एचपी के अंदर। अगर हिमालयाज नहीं होते तो शायद लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो सबसे ड्राइएस्ट एरिया नहीं होता एचपी स्टेट का। तो प्रोसीड करने से पहले हम चीजों को थोड़ा ज्योग्राफिकल परसेप्टिव से पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी में हमारे पास क्या था। अब हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि स्टार्टिंग में सारा का सारा जो लैंडमास था वो एक जगह पे सिचुएटेड था। फिर उसके दो पार्ट्स हुए। जो नदर्न पार्ट था वो बना लॉरेशिया, और जो सदर्न पार्ट था वो बना गोंडवाना। ठीक है, सबसे पहला जो पोर्शन हमारे पास था, टोटल लैंड जिसको हम कहते थे, वो था पेंजिया, और टोटल वाटर जो था वो था पैंथालाजा। तो पेंजिया के जब दो हिस्से हुए तो एक हिस्सा हुआ लॉरेशिया और एक हिस्सा हुआ गोंडवाना। अब गोंडवाना का जो पार्ट था उसमें हमारे पास साउथ अमेरिका,
अफ्रीका और इंडिया, ये तीनों उसका पार्ट थे। और जो लॉरेशिया पार्ट था वो एशिया का और यूरोप का डिफरेंट पार्ट था। और अंगारा जो था वो एक छोटा लैंड मास था, जो कि हमारा चाइना जहां पे आज की डेट में एग्जिस्ट करता है, तो अंगारा लैंड मास जो है उस पर्टिकुलर रीजन को कहा गया। अब गोंडवाना लैंड मास जो था वो साउथवर्ड डायरेक्शन से नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता गया, और अंगारा जो मास था वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन से साउथवर्ड मूव तो नहीं कर रहा था, बट एक जगह पे सिचुएटेड था। तो रिलेटिव मोशन में ऐसा लग रहा था कि वो साउथवर्ड की तरफ जो है अपनी पोजीशन स्टेबल करके उसने रखी हुई है। तो दोनों लैंडमास जब एक दूसरे के साथ टकराए तो बीच में हमारे पास क्या था, टेथिस सी। तो जनरली जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में ओवर द ईयर्स काफी चीजें होती हैं। तो धीरे धीरे, जैसे आज की डेट में हम ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने आपको रिफ्ट वैली का बेस्ट एग्जांपल दिया था। अब याद करिए, रिफ्ट वैली जब मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बार एटलस खोल के देखिएगा, और रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली को एक बार देखिएगा कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली किस तरह एग्जिस्ट करती है, और क्या ये चांसेस हैं कि रेड सी ओवर द टाइम, मतलब अभी नहीं बट आफ्टर सम 300 to 400 ईयर्स लेटर, रेड सी जो है इट विल ओनली रिड्यूस टू अ पर्टिकुलर लेक। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो ऐसी पॉसिबिलिटी पहले भी हमारी हिस्ट्री में हो रखा है, और हो सकता है आने वाले टाइम में रेड सी भी जो है वो लेक बन के रह जाए। तो वही सेम सिचुएशन अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच हुई। आज की डेट में जो हिमाचल का एरिया है वो एक समय पे हैज बीन ऑक्युपाइड बाय सी, ठीक है। उसके बाद दोनों चीजें, दोनों लैंड मास जब एक दूसरे के साथ आए तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ। इसके बारे में भी हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि जब भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल कोलिजन होगा तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। तो उसके बेसिस पे द माउंटेन स्टार्टेड फॉर्मिंग, और जैसे ही माउंटेन स्टार्टेड फॉर्मिंग तो हिमाचल जो था दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब सारा का सारा जो हिमाचल का रीजन आज का है उसमें कुछ पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट, और कुछ पार्ट जो है वो जो न्यूअर फॉर्म सी था उसका पार्ट था, ठीक है। अब आप इस बात में कंफ्यूज होंगे कि सी तो पुराने थे, तो अभी आप क्यों कह रहे हैं कि सी जो है वो न्यूअर पार्ट है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ज्योग्राफी का अंदाजा है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों कह रहा हूं कि सी सरफेस जो है इट इज मोर यंगर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल सरफेस। कॉन्टिनेंट जो सारा का सारा लैंडमास जिसपे अभी हम रहते हैं, और सी सरफेस जहां पे आपको समुद्र देखने को मिलता है। तो आई एम सेइंग कि कॉन्टिनेंटल सरफेस जो है दैट इज ओल्डर एज कंपेयर टू द यंगर सी सरफेस, ठीक है। अब हम एचपी की जब बात करें तो मैक्सिमम टाइम यू विल सी द फोल्ड माउंटेन्स हियर, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगी शिवालिक रेंजेस में भी, धौलाधार रेंजेस में भी, ग्रेट हिमालयन रेंजेस में भी, और जंस्कार रेंज में भी। अब जनरली सारा का सारा जो एचपी आपके पास रहेगा वो फॉर्म होगा टर्चरी रॉक्स के थ्रू। टर्चरी रॉक्स का मतलब है जो सबसे पुरानी रॉक्स हमारे, सॉरी सबसे पुरानी नई रॉक्स जो हमारे पास है वो है टर्चरी रॉक्स, कि ये नई तरह से जो बनी थी वो है टर्चरी रॉक्स, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट चंबा। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट चंबा को छोड़ के पूरे एचपी में आपको अप्रोक्सीमेटली टर्चरी रॉक्स ही देखने को मिलेंगी। अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट चंबा की बात करें तो ये अकेला ऐसा रीजन है जहां पे आपको टर्चरी से भी पुरानी रॉक देखने को मिलेंगी, जैसे कि कार्बोनिफोरस रॉक्स। याद रखिएगा, कार्बोनिफोरस रॉक्स ये जनरली ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी है, ये दिखाने के लिए कि कौन से समय पे कौन सी रॉक्स थी। और जब हम कार्बोनिफोरस की बात करते हैं तो इसी समय पे आज के समय का जो हमें कोयला मिलता है, खदानों से कोयला मिलता है, वो कार्बोनिफोरस एज को बिलोंग करता है, ठीक है। तो टर्चरी रॉक एज जो थी उससे पुरानी रॉक्स आपको मिलेंगे कार्बोनिफोरस, सिल्यूरियन या प्री कैम्ब्रियन, जो कि आपको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट चंबा में देखने को मिलेंगी। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट चंबा का जो रीजन है वहां पे आपको टर्चरी से भी पुरानी रॉक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखिए। अब हम बात करेंगे थ्रस्ट प्लेन की। थ्रस्ट प्लेन क्या होता है? जब भी फोल्डिंग एक दूसरे के ऊपर होती है किन्हीं भी माउंटेन्स की, जैसे मान लीजिए दो सिंपल एग्जांपल, अगर आपको कभी भी फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन समझना हो तो यू कैन टेक अ A4 शीट, ठीक है, उनको दोनों कॉर्नर पे प्रेस करिएगा अपने टेबल पे या किसी भी सॉलिड सरफेस पे, देन यू कीप ब्रिंगिंग द
फिंगर्स दोनों को दोनों को टुगेदर लाने की कोशिश कीजिएगा। जब आप दोनों फिंगर्स को टुगेदर लाने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड कि पेज विल स्टार्ट राइजिंग एंड इट विल फॉल आइदर टू वन साइड और आइदर टू अनदर साइड। ठीक है, दिस इज हाउ द थर्स्ट प्लेन इज ऑल्सो फॉर्मिंग। तो थर्स्ट प्लेन जो है उसका मतलब क्या है कि कई दफा क्या होता है कि फोल्डिंग में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर घर में आपके पास चादर भी है या आप सिंपल रुमाल से भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। रुमाल को रखिएगा, उसके बाद दोनों तरफ से उसको सेंटर की तरफ प्रेस करने की कोशिश कीजिएगा। तो जो उसमें वेव्स बनेंगी, कुछ वेव्स छोटी बनेंगी, कुछ वेव्स बड़ी बनेंगी। उसी सेम तरह से माउंटेन जो है वो भी फॉर्म होती हैं। बट कई दफा क्या होता है, जो लोअर प्लेन है और अपर प्लेन है दे स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन वन अनदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पेज लेंगे तो एक हिस्सा जो है वो दूसरे के ऊपर स्लिप करना शुरू कर देगा, तो उसको कहा जाता है थ्रस्ट प्लेन। तो थ्रस्ट प्लेन अगर हम बात करें तो एचपी में सिर्फ आपको दो जगह पे मिलेंगे, शिवालिक और डलहौजी के रीजन में। शिवालिक रेंजेस जो है वो कांगड़ा के लोअर पोर्शन में एग्जिस्ट करती हैं, कल हमने ये पढ़ा था। और डलहौजी जो है वो चंबा के सबसे वन ऑफ द वेस्टर्न साइड पे एग्जिस्ट करता है थर्स्ट प्लेन, जहां पे रॉक्स जो है वो वॉल्केनिक फॉर्मेशन जो है या वॉल्केनिक लावा जो है उसके साथ कांटेक्ट में एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा जो है वो जियोलॉजिस्ट ने हमें पता करके बताया है कि वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से रॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा क्लोज टच में है। बाकी आपको कहीं पे भी वॉल्केनिक रॉक्स जो है वो एचपी में देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, और वॉल्केनिक रॉक्स आपको कहां पे देखने को मिलेंगी, काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो उनके बारे में तो बाद में बात करेंगे जब ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए, एचपी के केसेस अभी तक हमने 3-4 इंफॉर्मेशन समझी। सारी एचपी में टर्शियरी रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट चंबा। वहां पे आपको टर्शियरी रॉक्स से भी पुरानी रॉक्स देखने को मिलेंगी। दो हमारे पास थ्रस्ट प्लेन्स रहेंगे। थ्रस्ट प्लेन्स वो प्लेन्स हैं जो माउंटेन्स रेंजेस या रॉक्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाएंगे। तो थ्रस्ट प्लेन जो आपको कहां पे देखने को मिलेगा, एक शिवालिक में, एक डलहौजी में। ठीक है, और डलहौजी के रॉक्स की खासियत ये है कि ऐसा कहा जाता है कि डलहौजी में जो रॉक्स हैं दे आर इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल्केनिक लावा और वॉल्केनिक फॉर्मेशंस। अब इसके बाद कांगड़ा के बारे में एक पेक्यूलियर फीचर हमारे पास ये है कि कांगड़ा में जितनी भी रॉक्स हैं आपको तीनों तरह की स्ट्रेटिफाइड रॉक्स आपको कांगड़ा में देखने को मिलेंगी। अब जब हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का मतलब उनकी जो लेयर्स होंगी दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ये इग्नियस रॉक नहीं रहेंगी, ये रहेंगी सेकंड फॉर्मेशन या थर्ड फॉर्मेशन रॉक। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो है वो कई दफा सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए भी यूज किया जाता है और कई दफा मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो आपको सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों जो है वो कहां पे देखने को मिलेंगी, कांगड़ा में। इस बात को ध्यान रखिएगा, तीनों टाइप्स की स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर। उसके बाद बात करेंगे ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी की बात करें तो एचपी के केसेस में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एचपी एग्जिस्ट कितने एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे करता है। तो अगर हम नॉट एल्टीट्यूड बट लैटिट्यूड। सो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो एचपी जो है वो एग्जिस्ट करेगा 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 22 मिनट्स के बीच में नॉर्थ लैटिट्यूड में, क्योंकि हम नॉर्थ लैटिट्यूड में एग्जिस्ट करते हैं। याद रखिएगा, लैटिट्यूड का मतलब पैरेलल्स। तो पैरेलल्स मतलब इक्वेटर के पैरेलल हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट करेंगे, और नॉर्थ हेमिस्फेयर में जब एग्जिस्ट करेंगे तो उसमें भी हम नॉर्थ लैटिट्यूड में 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 22 मिनट तक, और ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन वो है जो कि इंग्लैंड के थ्रू पास होती है। ठीक है, तो जिसके कारण हम अपनी घड़ी आगे करते हैं, आपने मोबाइल में भी देखा होगा +530 करके हम करते हैं। तो 530 जो है दैट इज ईस्ट लॉन्गिट्यूड में हम एग्जिस्ट करते हैं, प्लस ईस्ट 530। ठीक है, E530 वहां पे हमेशा लिखा रहता है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट में ईस्ट लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट तक। तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन सी 3 डिग्री के आसपास का फर्क जो है वो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब हम जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो आपको सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली लैटिट्यूड के बीच में जो स्पेस रहता है वो रहता है 111 किलोमीटर का। मतलब 1 डिग्री के बीच में अगर हम 30 से 31 तक जाएंगे तो इट वुड बी 111। अगर हम 32 से 33 तक जाएंगे तो इट वुड बी अनदर 111। तो दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस रहता है वो रहता है 111 किलोमीटर। तो उसके हिसाब से जो एचपी का टोटल एरिया है
west to east and south to north should be somewhere close to 333 किलोमीटर बाय विड्थ एंड 333 किलोमीटर बाय लेंथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस इज अप्रोक्सीमेट, ये ट्रू नहीं है क्योंकि कई दफा पे मैक्सिमम एरिया हमारे पास रहेगा, कई दफा पे वैसे हम सबसे लॉन्गर पोर्शन को जो है यूज करते हैं मेजर करने के लिए, बट वो डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड दोनों में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3 डिग्री और 3 डिग्री का फर्क है। ठीक है, या तो नॉर्थ लैटिट्यूड में 30 से 33 3 डिग्री और ईस्ट लॉन्गिट्यूड में 75 से 79 4 डिग्री, तो 3 और 4 डिग्री। तो अगर बेसिकली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो वेस्ट टू ईस्ट जो है हमारा एक्सटेंट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ हमारा एक्सटेंट जो है वो कम है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारी हाइट जो है वो कम है, हमारी विड्थ जो है हमारी स्टेट की वो ज्यादा है। ठीक है, 4 डिग्री की विड्थ है और अगर हम हाइट की बात करें तो 3 डिग्री की हाइट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब माउंटेन रेंजेस जो है वो शिवालिक रेंजेस से ज़ंस्कार रेंज तक यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, तो 350 मीटर से 7000 मीटर तक यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सब कुछ। एंशियंट नेम जो एचपी का था उसे कहा जाता था जालंधर। अब ये डाउट मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं क्योंकि आगे चल के काफी ज्यादा कंफ्यूजन वरना सभी स्टूडेंट्स को रहता है ये समझने में कि त्रिगर्ता क्या है, जालंधर क्या है और कांगड़ा क्या है और नगरकोट क्या है। याद रखिएगा, जालंधर का जो रीजन है, जालंधर का जो रीजन हमारे पास रहेगा वो रहेगा प्लेन का रीजन और हिल का रीजन। तो कांगड़ा का जो पुराना एरिया था आज की डेट का ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और कुछ पार्ट पंजाब का, उसको टोटल कहा जाता था जालंधर। जालंधर जो था वो अपने आप में 2 पार्ट्स में डिवाइड था। जो हिली रीजन था उसको कहा जाता था त्रिगर्ता। त्रिगर्ता इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां से 3 रिवर्स फ्लो करती थी। और जालंधर जो था वो जालंधर के ही प्लेन रीजन को कहा जाता था। कई दफा जालंधर जो नाम था वो दोनों पोर्शन के लिए यूज किया जाता था, कई दफा जो जालंधर नाम था वो सिर्फ प्लेन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता था। तो किसी भी टर्म में हो हमें इसे कंफ्यूज नहीं करना है। त्रिगर्ता के अंदर एक छोटा राज्य था जो कि था कांगड़ा। बाद में कांगड़ा ने जब अपना एक्सटेंसिव एरिया इंक्रीज करने की कोशिश करी तो उसके बेसिस पे सारा का सारा जो डिस्ट्रिक्ट था उसका नाम कांगड़ा पड़ गया। ये बात की बात है जब हम मेडिवल हिस्ट्री में पहुंचेंगे तब, राजा संसार चंद के समय पे। बट कांगड़ा जो था वो एक छोटा टाउन था और नगरकोट वो जगह थी जहां पे राजा का फोर्ट था। ठीक है, तो कांगड़ा एक छोटी रियासत थी त्रिगर्ता के अंडर। और त्रिगर्ता जो था वो काफी लोगों ने यूज किया था एंशियंट में और मेडिवल में, और अभी भी त्रिगर्ता जो है काफी लोग यूज करते हैं कॉमन स्लैंग में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पहला रेफरेंस जो है हमें जालंधर का कहां पे देखने को मिलता है, पद्म पुराण में, जिसमें जालंधर जो थे उनको कहा गया सन ऑफ सागरा। ठीक है, अब इनकी स्टोरी ये है कि एक बार ब्रह्मा जो थे वो मेडिटेशन में थे और काफी जोर की गर्जना हुई, तो ब्रह्मा जो थे वो धरती पे उतर आए। उन्होंने समुद्र जो थे उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए आप इतनी जोर से क्यों दहाड़ रहे हैं। तो समुद्र ने उनको बताया कि ये मेरा बेटा है, मैं नहीं हूं। तो उन ब्रह्मा जो थे उन्होंने उनको गोद में उठाया और ऐसा कहा जाता है कि जालंधर जो थे उन्होंने ब्रह्मा की जोर से दाढ़ी को जो है पकड़ लिया और वो उसे नहीं छोड़ रहे थे, तो उन्होंने ही उनका नाम जो था जालंधर करा। और उसके बाद उन्होंने समुद्र से रिक्वेस्ट करी कि आप इस इलाके को जो है वो पूरा छोड़ दीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि एक समय पे समुद्र जो था वो हिमाचल का जो लोअर रीजन था, जो कांगड़ा का रीजन था, वहां तक एग्जिस्ट करता था। बट ब्रह्मा जी की रिक्वेस्ट के बाद समुद्र जो था वो गुजरात के पास अब आज के समय में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इन्हीं के वाइफ थी जो जालंधर थी, उनकी वाइफ थी वृंदा। तो उन्हीं की वाइफ जो थी वृंदा, उन्हीं के नाम पे ही, अगर आपको याद हो तो वृंदावन आपने कांगड़ा में सुना होगा, उन्हीं के नाम पे ही एक जंगल था जिसे सेक्रेड जंगल कहा जाता था। सेक्रेड ग्रुप्स हम जनरली को कहते हैं जिनकी रिलीजियस वैल्यूज होती हैं कम्युनिटीज के लिए। तो वृंदावन जो है वो भी आपको कांगड़ा में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3-4 चीजें हम यहां से याद रखेंगे। वृंदावन जो था वो किसकी वाइफ थी, जालंधर की। और जालंधर जो थे वो किन किन रेफरेंसेस के लिए यूज किया जाता था, कई बार सिर्फ प्लेन्स के लिए, कई बार टोटल राज्य के लिए। त्रिगर्ता जो था वो हिली रीजन जालंधर का था, उसको यूज किया जाता था।
कांगड़ा जो था, कांगड़ा त्रिगर्ता के अंडर ही एक छोटा राज्य था, जो बाद में एक्सपेंशन की वजह से पूरे के पूरे एरिया का नाम कांगड़ा पड़ेगा। और नगरकोट वो जगह थी जहां पे जो राजा ऑफ कांगड़ा थे उनका फोर्ट था। ठीक है, अब बात करेंगे माउंटेन राइजेस की। तो पिछले कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी मैं आपको बता रहा हूं, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे पास माउंटेन रेंजेस हैं, अगर आपके पास मैप है तो मैप खोल के देखिएगा। वैसे मैंने आपको कहा था कि मैप का प्रिंट आउट आप जो है निकाल लीजिए, काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि मुझे तो याद है एंड एवरी टाइम आई कैन नॉट ओपन द मैप इन एवरी पीडीएफ, मैप का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। शिवालिक रेंजेस की जब मैंने बात करी थी तो मैंने आपको कहा था कि शिवालिक रेंजेस सबसे लोअर एलिवेशन में, उससे ऊपर धौलाधार, उससे ऊपर पीर पंजाल, उससे ऊपर ग्रेट हिमालयन रेंज और उससे ऊपर जंस्कार रेंज, ये मैंने आपको एल्टीट्यूड बताया था। उसके बाद मैंने आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिया था कि धौलाधार रेंज जो है उसका एल्टीट्यूड शिमला में, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो इंक्रीज करेगा क्या, एल्टीट्यूड। तो शिमला में जो एल्टीट्यूड है वो धौलाधार रेंज का ज्यादा रहेगा और वेस्टर्न साइड में कम रहेगा। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट और साउथ टू नॉर्थ ये दोनों चीजें इंक्रीज होंगी। ठीक है, अब धौलाधार की जब हम बात करें, पहले तो हमने वेस्ट टू ईस्ट देख लिया। ठीक है, सिंपल एग्जांपल में माउंटेन रेंजेस कंपेयर करेंगे जब भी हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे। माउंटेन रेंजेस कैसे कंपेयर करेंगे, शिवालिक से धौलाधार, धौलाधार से ग्रेट हिमालयन और ग्रेट हिमालयन से जंस्कार। तो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा। अब हम बात करेंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ बोलने का मतलब क्या है कि शिमला में जो धौलाधार की रेंज का एल्टीट्यूड है, इट विल बी लेसर एज कंपेयर टू द एल्टीट्यूड ऑफ धौलाधार इन कांगड़ा। ठीक है, माउंटेन रेंज सेम है, बट कांगड़ा में जो धौलाधार की माउंटेन रेंज पहुंचेगी उसका एलिवेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द धौलाधार दैट यू विल फाइंड इन शिमला। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सेम विल गो विद द ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो लाहौल स्पीति में उसका एल्टीट्यूड ज्यादा रहेगा और शिमला में उसका एल्टीट्यूड कम रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो है हम टॉपोग्राफी की बात करते हैं। टॉपोग्राफी सेम है इसी पर्टिकुलर पार्ट में। सबसे पहले साउथ से स्टार्ट करेंगे। साउथ में सबसे पहले जो हमारे पास थी वो थी शिवालिक और आउटर हिमालयस। शिवालिक और आउटर हिमालयस को कहा जाता है मानक पर्वत और ट्रेसेस ऑफ शिवा। इन दोनों नामों को याद रखिएगा, कई बार डायरेक्टली जो है ये पूछ लिए जाते हैं। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो 350 मीटर से 1500 मीटर तक एल्टीट्यूड रहेगा और कभी भी आपको मीटर्स को अप्रोक्सीमेटली, प्लीज रिमेंबर अप्रोक्सीमेटली, फीट में चेंज करना हो तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डायरेक्टली आपके पास फीट का जो अप्रोक्सीमेशन है वो आ जाएगा। तो 350 से 1500 मीटर जो है वो फीट में बनेगा 1050 से 4500 मीटर तक। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो शिवालिक में जो रेनफॉल है वो है 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक। तो ये काफी ज्यादा रेनफॉल आपको लोअर हिमाचल का जो रीजन है वहां पे देखने को मिलेगी। अब यहां जो प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे जो शिवालिक और आउटर हिमालयस के फीचर्स हैं, अब ध्यान रखिएगा, जब मैं शिवालिक माउंटेन की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रेंज है ये जनरली फॉलो करेगी कांगड़ा के लोअर रीजन को और ऊना के लोअर पोर्शन को। बट क्लास याद रखिए, टॉपोग्राफी जो है वो जनरली बेस्ड है सिमिलर फीचर्स पे। तो पौंटा साहिब, जोगिंदरनगर, बल, पछाद, रेणुका, कांगड़ा, नीरपुर, देहरा और पालमपुर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बल वैली की बात करें तो ये शिवालिक के अंडर कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट शिवालिक के जो फीचर्स हैं टॉपोग्राफिकली, वही सेम फीचर जो हैं आपको बल वैली में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से शिवालिक और आउटर हिमालयस इसका नाम है। और यहां पे काफी ज्यादा आपको अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी जब हमने जियोलॉजी पढ़ा तो मैंने आपको जियोलॉजी में बताया कि आपको कांगड़ा में 3 तरह की स्ट्रेटिफाइड रॉक्स देखने को मिलेंगी। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स मैंने आपको बताया जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स रहेंगी। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स रहेंगी तो इसका मतलब क्या है कि हाई डिफॉरेस्टेशन और इरोजन वहां पे शुरू होगा। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन रिलेट द थिंग्स। और जब बहुत ज्यादा इरोजन होगा और रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी तो उसकी वजह से बहुत छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो हैं वो बनेंगे जिनको कहा जाएगा चोस। ठीक है, और सैंडी ट्रैक्ट प्लेन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो कल्टीवेशन जो थी वो जनरली
काफी ज्यादा सुटेबल रहेगी, क्योंकि सैंडी ट्रैक्स जो रहते हैं सॉइल में वो काफी ज्यादा वाटर को एक तरह से एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो काफी ज्यादा फर्टाइल रहती है। बट काफी ज्यादा फ्लड्स भी आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब हम आगे रिवर्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पे मैं आपको एक स्वान रिवर के बारे में बताऊंगा जो कि ऊना में फ्लो करेगी, और किस तरह से ये रिवर जो है वो हैवक क्रिएट करती है ऊना वाले पोर्शन में। ठीक है, बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स सम ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल अलॉन्ग विद इटसेल्फ। तो ये दोनों चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, बस अभी के लिए ये समझ लीजिए कि कांगड़ा का जो रीजन है वहां पे आपको 3 तरह के स्ट्रेटिफाइड रॉक्स देखने को मिलेंगी। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होंगी तो अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट होंगे। अगर अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट होंगे और रेनफॉल हैवी होगी तो काफी ज्यादा मात्रा में आपको स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम जो है फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जब स्मॉल स्ट्रीम फॉर्मेशन देखने को मिलेगी तो उसकी वजह से काफी ज्यादा चोस फॉर्मेशन और इरोजन और डिफॉरेस्टेशन जो है वो काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब टॉपोग्राफी के बेसिस पे इनर हिमालयस में हम सेकंड बात करें। क्लास एक बात का ध्यान रखिएगा, आप फॉलो माउंटेन रेंज करेंगे बट जो रीजन रहेंगे वो माउंटेन रेंजेस के दोनों तरफ एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमने माउंटेन रेंज की बात करी है तो मैंने आपको मैप में क्या दिखाया है, सिर्फ एक लाइन। बट याद रखिएगा जो लाइन है दैट इज प्रिटी ब्रॉड लाइन। इसलिए हमने जो पहला इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैंने आपको हिमालयस के बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था कि हिमालयस की जो टोटल विड्थ है वो है 250 to 300 किलोमीटर। ठीक है, तो माउंटेन जो है वो एक लाइन की तरह एचपी में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, उनका जो विड्थ होगा वो काफी ज्यादा होगा। हमने सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंटेन रेंजेस के वो आपको मैप में कल दिखाए थे। ठीक है, तो इसलिए इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला एग्जांपल हमने दिया कि बल वैली तो सर कहीं पे शिवालिक के साथ कोइंसाइड नहीं करती, तो बल वैली जो है वो कैसे शिवालिक रेंज में एग्जिस्ट करेगी। तो इनके फीचर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो माउंटेन रेंज में ही एग्जिस्ट करेंगी, फीचर्स सेम रहेंगे। ठीक है, मोर ओवर माउंटेन रेंज के आसपास एग्जिस्ट करेंगी, या तो नॉर्थ साइड में या तो साउथ साइड में। ठीक है, जहां पे हमने लाइन खींची है मैप के अंदर उसके नॉर्थ साइड में, उसके साउथ साइड में। बट उसके अलावा भी माउंटेन रेंजेस से बाहर भी ये एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेणुका, चलिए यहां से तो शिवालिक रेंज जाएगी ही जाएगी, बट बल और जोगिंदरनगर का जो रीजन है यहां से आपको शिवालिक रेंज देखने को जनरली नहीं मिलती। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे इनर हिमालयस और लेसर हिमालयस की। तो ये दोनों एक ही जगह के नाम है, अब इसको फिर कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब धौलाधार आप अगर मैप पे देखेंगे तो धौलाधार तो एक कंटिन्यूस लाइन है जो शिमला से स्टार्ट होगी, मंडी के रीजन से, कुल्लू के रीजन से और कांगड़ा के रीजन से पास होती हुई जम्मू कश्मीर में चली जाएगी। ठीक है, अगर हम पीर पंजाल को देखें मैप पे तो ये ऑफशूट बनेगी, या आप ये कह सकते हैं ये सदर्न फ्लैंक बनेगी किसका, ग्रेट हिमालयन रेंज का। ठीक है, अब इनर हिमालय और लेसर हिमालय जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बहुत से लोग इस बात को कंफ्यूज करते हैं कि ग्रेट हिमालयन जो है जब वो 2 पार्ट में डिवाइड है तो उन्हीं को ही लेसर हिमालयस कहा जाएगा। याद रखिएगा ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो शिमला से शुरू होगी और कुल्लू के मिड सेक्शन में जाके वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट चला जाएगा लाहौल स्पीति को डाइसेक्ट करता हुआ या बाइसेक्ट करता हुआ, दूसरा पार्ट जो है वो चला जाएगा पैरेलली बड़ा बंगाल जो एक रीजन है कांगड़ा का वहां से नॉर्थ में, और उसके बाद इट विल गो इनटू द चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मैप देखिएगा, मैप पे आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जब वो जाएगा तो पीर पंजाल और धौलाधार, ध्यान से देखिएगा, ग्रेट हिमालयन रेंज जो है उसका अगर हम पोर्शन देखें तो वो है पीर पंजाल, बट पीर पंजाल और धौलाधार उन दोनों को अकाउंट किया जाता है इनर हिमालयस और लेसर हिमालयस में, उनको काउंट नहीं किया जाता ग्रेट हिमालयस में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पहले बात कर लेते हैं धौलाधार रेंज की। धौलाधार रेंज को कहा जाता है मौलक पर्वत, और मौलक पर्वत का दूसरा नाम है व्हाइट पीक। ठीक है, कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ट्रेसेस ऑफ शिवा और शिवालिक रेंजेस के बारे में जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, और मानक पर्वत भी उसी का ही नाम है। मौलक पर्वत जो है वो कहा जाता है धौलाधार रेंजेस को। तो धौला और मौलक दोनों यू कैन इजिली रिमेंबर।
बीच के जो 4 अक्षर हैं वो ऑलमोस्ट सेम है धौलाधार और मौलक पर्वत में। मौलक पर्वत को कहा जाता है व्हाइट पीक। यहाँ पे जो एल्टीट्यूड रहेगा वो हाई रहेगा 1500 मीटर से 4500 मीटर के आसपास। अब ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों माउंटेन रेंजेस हैं लेसर हिमालयाज की, जो धौलाधार रेंज है वो, ठीक है, एक बार फिर से मैप देखिए, धौलाधार रेंज शिमला से लेके कांगड़ा तक, और जो पीर पंजाल रेंज है मिड ऑफ कुल्लू से लेके आपको चंबा के पोर्शन तक, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में भदरवा रीजन में चली जाएगी। इन दोनों पोर्शन को ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में जितनी भी वैलीज एग्जिस्ट करेंगी वो एग्जिस्ट करेंगी लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। बोलने का क्या मतलब है कि जिस अलाइनमेंट में माउंटेन्स रन करेंगी उसी अलाइनमेंट में वैलीज भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर कुल्लू वैली। ठीक है, अब आपको ये समझ नहीं आएगा सिंपली कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का क्या मतलब है। प्लस याद रखिए ट्रांसवर्स का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी भी आप लार्जी प्रोजेक्ट देखने गए हैं तो यू विल फाइंड वेरी स्टीप हिल्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्टीप हिल्स का मतलब क्या है कि जो माउंटेन रेंजेस थी उनको एकदम मिडल से काटा गया है। ठीक है, तो अगर आप कुल्लू जाएंगे तो कुल्लू पहुंचने से पहले और मंडी से निकलने के बाद आपको दोनों तरफ बहुत सीधी पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, और सीधी पहाड़ियां जब आपको देखने को मिलेंगी इसका मतलब यह है कि माउंटेन रेंजेस जिस डायरेक्शन में थी, रिवर जो थी उस डायरेक्शन में फ्लो ना करके एकदम माउंटेन रेंज को काट के उसने अपना रास्ता बनाया है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जिस तरफ को माउंटेन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सतलुज भी वैसे तो वैलीज के इसके थ्रू रन नहीं करती, बट जनरली क्या होगा, जैसे आप माउंटेन्स देखेंगे तो माउंटेन्स आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगी और सबसे लोअर पोर्शन अगर किसी जगह का अवेलेबल होगा तो उस लोअर पोर्शन में रिवर जो है वो फ्लो करेगी। तो जनरली आइडियल प्रिंसिपल ये रहता है कि जिस तरफ को माउंटेन रेंजेस हैं उसी के पैरेलल जो है वो रिवर भी फ्लो करेंगी। ठीक है, बोलने का मतलब है कि अगर माउंटेन, जैसे फॉर एग्जांपल गांव में आपने वो इरिगेशन के लिए छोटी छोटी जो ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं हम राइस के टाइम पे, ताकि पानी एक खेत से दूसरे खेत में ना जाए। ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन बनाएंगे हम खेत के अंदर ही 8 या 10 करके, तो उन पोर्शन में हम एक तरह से पानी रोकने के लिए स्मॉल जो है इंक्रीज दे देते हैं पहाड़ियों का। अब बोलने का मतलब यह है कि जिस तरह से पहाड़ियां पैरेलल रन करेंगी, होना क्या चाहिए था, जैसे ब्यास रिवर है तो ब्यास रिवर जो है वो धौलाधार रिवर के पैरेलली फ्लो करनी चाहिए थी। ठीक है, बट ब्यास रिवर मैंने आपको कल भी बताया था कि धौलाधार रेंज को एक जगह पे आके अपोजिट काटती है। ठीक है, और जब वो अपोजिट काटती है तो दैट इज अ ट्रांसवर्स वैली। तो जितनी भी हमारे पास धौलाधार और पीर पंजाल की जो रेंज है उसके बीच में जो हमारे पास वैलीज रहेंगी, उन वैलीज में से सिर्फ कुल्लू वैली को छोड़ के सारी की सारी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल रावी रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में हैबिटेशन और उसी डायरेक्शन में रावी वैली भी आपको देखने को मिलेगी। जिस डायरेक्शन में मनाली है उसी डायरेक्शन में आपको मनाली की जो सिटी है वो भी देखने को मिलेगी। पर जो कुल्लू वैली आपको देखने को मिलेगी वो माउंटेन रेंजेस के एकदम अपोजिट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, माउंटेन रेंजेस वहां पे एकदम ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, एकदम अलग होंगे और काफी स्टीप पहाड़ियां, जैसे ही आप कुल्लू में एंटर करने की कोशिश करेंगे लारजी के पास तो वहां पे आपको दोनों तरफ काफी स्टीप पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। वो इसी वजह से है क्योंकि कुल्लू वैली जो है वो ट्रांसवर्स वैली है एज कंपेयर टू द माउंटेन रेंजेस। तो मतलब जिस डायरेक्शन में माउंटेन रेंजेस रन करेंगी उस डायरेक्शन में वैली की जो डायरेक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे बात करें तो अपर एरिया ऑफ सिरमौर, चच्योट, करसोग, अपर पार्ट ऑफ कांगड़ा, भतियात और चुराहा का जो रीजन है वो एग्जिस्ट करता है किसमें, धौलाधार रेंज में। अब एक फीचर, सबसे पहले फीचर समझने से पहले हम पीर पंजाल को समझ लेते हैं। पीर पंजाल मैंने ऑलरेडी आपको बताया किसका डाइवर्जन बनेगा, धौलाधार रेंज का। तो धौलाधार रेंज का जो सदर्न, सॉरी नॉट धौलाधार रेंज बट द ग्रेट हिमालय रेंज, तो ग्रेट हिमालय रेंज का जो सदर्न पोर्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, पीर पंजाल। पीर पंजाल और धौलाधार दोनों किसमें कंसीडर किए जाएंगे, लेसर हिमालयाज में। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों किसके पार्ट हैं? लेसर हिमालयाज के। कई दफा ये डायरेक्ट कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि ग्रेट हिमालयन के पार्ट हैं या नहीं। पीर पंजाल रेंज जो है वो लेसर हिमालय का पार्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में बड़ा बंगाल करके एक रीजन है जो कि कांगड़ा में एग्जिस्ट करता है। वहां पे जो नॉर्दर्न फ्लैंक है धौलाधार रेंज का, नॉर्दर्न फ्लैंक धौलाधार रेंज का, और सदर्न फ्लैंक पीर पंजाल रेंज का, क्योंकि पीर पंजाल जो है वो नॉर्थ में एग्जिस्ट करती है धौलाधार रेंज की। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास जो बड़ा बंगाल रेंज है, वहां से बड़ा बंगाल जो है वो बड़ा बंगाल पॉइंट के पास से एब्रप्टली जो है धौलाधार रेंज जो है वो 3600 मीटर के एल्टीट्यूड पे चली जाती है। ठीक है, इसलिए ही धौलाधार जो है वो आपको ज्यादा प्रोमिनेंटली ज्यादा एल्टीट्यूड पे आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू शिमला। ठीक है, इसीलिए जो वो जो हमारे पास सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, बीर बिलिंग में जो स्काई डाइविंग कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, पैराग्लाइडिंग। सो बीर बिलिंग में जो पैराग्लाइडिंग है, इसी वजह से धौलाधार क्योंकि एब्रप्टली राइज करती है कांगड़ा में, इसीलिए पैराग्लाइडिंग जो है वो आपको सिर्फ एचपी में 2 जगह पे देखने को मिलेगी। एक मैंने आपको ट्रांसवर्स वैली कहां पे बताई, कुल्लू में। दूसरा मैंने आपको कहां पे बताया, धौलाधार रेंज जो एब्रप्टली राइज करेगी। तो जब एब्रप्टली राइज करेगी इसका मतलब क्या है, काफी ज्यादा हाइट आपको एकदम से मिल जाएगी और पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। सेम सिचुएशन आपको कुल्लू में ट्रांसवर्स वैली के आसपास देखने को मिलेगी, जहां पे काफी ज्यादा हाइट जो है वो माउंटेन्स की रहेगी। तो 2 जगह पे ही आपको एचपी में सिर्फ पैराग्लाइडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पे माउंटेन रेंजेस जो है दोनों एब्रप्टली जो है वो राइज करेंगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में बात करेंगे ग्रेट हिमालय रेंज और अल्पाइन जोन की। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में भी 2 माउंटेन रेंजेस इंक्लूडेड रहेंगी। एक रहेगी ग्रेट हिमालय रेंज जो कि लाहौल स्पीति को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक रहेगी ज़ंस्कार रेंज। अब ज़ंस्कार रेंज जो है वो एचपी की सबसे ईस्टर्न मोस्ट रेंज है, स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से सेपरेट करती है। यहाँ पे आपको शिला जो है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, वो देखने को मिलेगी। दूसरी जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है रिवो फार्गुल, दोनों आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। काफी ज्यादा कम रेनफॉल आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे। स्पीति में अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल आपको कभी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे रेनफॉल इससे ज्यादा क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है रेन शेडो इफेक्ट का असर जो है इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं अभी आपको बताता हूं, बट उससे पहले ग्रेट हिमालय रेंज के बारे में 1-2 चीजें जान लेते हैं। ग्रेट हिमालय रेंज के जो है वो जनरली होस्ट करेगी जनरली बाइसेक्ट करेगी लाहौल स्पीति को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में, लाहौल और स्पीति के बीच में। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा चिनाब रिवर और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगी स्पीति रिवर। और ये सबसे बेस्ट सूटेड है ड्राई फ्रूट्स के लिए। आइसोलेटेड और थॉर्नी लाइफ काफी ज्यादा यहां पे है। अब आ जाते हैं स्पीति की जो हमारे पास रेनफॉल है उस पे। स्पीति में इतनी कम रेनफॉल क्यों है? अगर आपको माउंटेन रेंजेस ढंग से याद है तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। धौलाधार जो है वो काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पे ऑलरेडी हमने पढ़ा, काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड धौलाधार रेंजेस का है। मिडल ऑफ द लाहौल आपको देखने को क्या मिलेगा, ग्रेट हिमालयन रेंज, उसका एल्टीट्यूड भी काफी ज्यादा है। और चारों तरफ से जो स्पीति वैली है इट इज सराउंडेड बाय लॉफ्टी माउंटेन्स। और जब भी लॉफ्टी माउंटेन्स के थ्रू कोई भी जगह सराउंडेड रहेगी तो वहां पे काफी ज्यादा कम मात्रा में आपको बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां तक बादल जो हैं वो मॉइस्चर लेके पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं लैंडस्केप और सॉइलस्केप्स की। ठीक है, अब लैंडस्केप और सॉइलस्केप की बात करें तो अभी तक हमने टॉपोग्राफी पढ़ी। टॉपोग्राफी जैसा टॉप पोर्शन था, किस तरह से दिखता था, माउंटेन रेंजेस कैसी थी। उसके बाद हमने पढ़ा, उससे पहले हमने ज्योग्राफी के बारे में 2-3 चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे लैंडस्केप और सॉइलस्केप्स के बारे में।
लैंडस्केप मतलब किस तरह का लैंडस्केप हमारे पास है, किस तरह का वहां पे टेम्परेचर है, किस तरह की चीजें वहां पे हैं और किस तरह की सॉइल जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बोलने का क्या मतलब है कि जब हमने टॉपोग्राफी की बात करी तो हमारी जो कैरेक्टराइजेशन थी वो बेसिस था मेनली ऑन एल्टीट्यूड। ठीक है, कि इतना एल्टीट्यूड है, जो इस रेंज में इतने एल्टीट्यूड पे जगहें हैं वो इसी माउंटेन के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हमने कहा शिवालिक माउंटेन का इतना एल्टीट्यूड है तो इसके आसपास के जो रीजन है वो किस में काउंट हो जाएंगे, टॉपोग्राफी में। उसके बाद जो धौलाधार है उसकी अपनी टॉपोग्राफी है, पीर पंजाल की ऑलमोस्ट धौलाधार के जैसी ही टॉपोग्राफी है, ग्रेट हिमालयन रेंज और जंस्कार रेंज जो है उन दोनों की ऑलमोस्ट सेम टॉपोग्राफी है, सेम एल्टीट्यूड है और सेम तरह का ही उनका सी से एलिवेशन है। जब हम लैंडस्केप और सॉइलस्केप की बात करते हैं तो लैंडस्केप इज अ स्मॉलर पोर्शन। ठीक है, अब हम रेंजेस की बात नहीं करेंगे, अब हम स्मॉल स्मॉल पोर्शंस की बात करेंगे जहां पे टेम्परेचर और क्लाइमेट जो है या रेनफॉल और टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा ओवर द डिफरेंट प्लेसेस इन अ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, अभी तक हमने एल्टीट्यूड पढ़ा सिर्फ माउंटेन रेंजेस के बेस पे। अब मैं आपसे कह रहा हूं सॉइलस्केप और लैंडस्केप में हम वो चीजें पढ़ेंगे जिनमें टेम्परेचर और यू कैन से रेनफॉल जो है वो ऑलमोस्ट सेम सेम रहेगी। लैंडस्केप की जब हम बात करें तो जैसे हम कहते हैं जैसे खजियार के बारे में कहा जाता है कि खजियार जो है वो दूसरा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड और खजियार का एल्टीट्यूड भी अलग है, लैटिट्यूड भी अलग है, पर फिर भी खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि दी गई। तो जब हम स्विट्जरलैंड और खजियार को कंपेयर करेंगे तो वो है कंपैरिजन लैंडस्केप्स का। जब हम खजियार को नोटिफाई करेंगे तो खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड इसी बेसिस पे कहा गया क्योंकि उसका जो लैंडस्केप था वो सिमिलर था स्विट्जरलैंड के साथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जब मैं टॉपोग्राफी की बात करूं तो टॉपोग्राफी दोनों की अलग है। ठीक है, टॉपोग्राफी का मतलब एलिवेशन, एल्टीट्यूड। ठीक है, ये दोनों का अलग है, माउंटेन में किस जगह पे एग्जिस्ट करती हैं वो दोनों का अलग है, स्विट्जरलैंड और खजियार का। बट खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड किसके बेस पे कहा गया, लैंडस्केप के बेस पे। ठीक है, तो आई होप डिफरेंस इज क्लियर। अब लैंडस्केप के बेसिस पे हमने टॉपोग्राफी के बेसिस पे 3 डिवीजन पढ़े, शिवालिक, इनर हिमालय एंड द ग्रेट हिमालय। ठीक है, शिवालिक को ही आउटर हिमालय कहा जाता है, उसके बाद लेसर हिमालय, फिर इनर हिमालय। ठीक है, इनर याद रखिएगा नाम जो है वो उल्टे हैं, शिवालिक को कहा जाता है आउटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय। ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा। लैंडस्केप के बेसिस पे 4 डिवीजन रहेंगे, आउटर शिवालिक, लोअर हिमालयन, हायर हिमालयन और तिब्बतन हिमालयन, और सब हिमालयन, मिड हिमालयन, हाई हिमालयन और कोल्ड और ट्रांस हिमालयन इन्हीं के ही दूसरे नाम हैं। एलिवेशन की बात करें लैंडस्केप तो 800 मीटर, 800 से 1600 मीटर, 1600 से 2700 मीटर और 1600 से 3600 मीटर तक जो है वो एलिवेशन जो है आपको इनमें देखने को मिलेगी। अब ध्यान रखिएगा, हायर हिमालयन और तिब्बतन हिमालयन, तिब्बतन हिमालयन में जो एलिवेशन है वो 1600 से ही स्टार्ट है, हायर हिमालयन में भी जो एलिवेशन है वो भी 1600 से ही स्टार्ट है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर हम परसेंटेज एरिया की बात करें एचपी के संदर्भ में तो एचपी में सबसे ज्यादा एरिया आपको जो है तिब्बतन हिमालयन में देखने को मिलेगा या ट्रांस हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा। जितना भी एचपी का एरिया है उसका 36% आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तिब्बतन हिमालयन रीजन में। और जो हायर हिमालयन है उसमें 25%, लोअर हिमालयन में 10% और आउटर शिवालिक में या सब हिमालयन में 30%। अब ध्यान रखिएगा, जब आप आउटर शिवालिक की बात करें तो शिवालिक के जो हमारे पास माउंटेन रेंज है उसके दोनों तरफ का पोर्शन जो है वो आउटर शिवालिक में ही काउंट होगा। अब बात करेंगे परसेंटेज ऑफ कल्टीवेटेड टू द टोटल कल्टीवेटेड एरिया। जैसे एचपी की अगर हम कल्टीवेटेड एरिया की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5.61 लाख हेक्टर जो है वो कल्टीवेटेड एरिया है एचपी के अंदर। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे जब आप बाद में पढ़ेंगे तो 5.61 लाख हेक्टर इज द टोटल कल्टीवेटेड एरिया और टोटल सोन एरिया। सो दिस कल्टीवेटेड एरिया का जो 5.61 लाख हेक्टर है उसका अप्रोक्सीमेटली 55% आपको कहां पे मिलेगा, आउटर शिवालिक रेंजेस में। अब आपको माउंटेन रेंजेस के बारे में पता है तो यू विल बी एबल टू डिडक्ट कि यहीं पे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्टीप हिल्स आपके पास नहीं है।
ठीक है, सर्वाइवल इजी है और फैसिलिटीज जो है दे कैन बी सिक्योर्ड और उसके बेसिस पे कल्टीवेशन जो है वो की जा सकती है। लोअर हिमालयन में 30%, हायर हिमालयन में 10% और तिब्बतन हिमालयन में सबसे कम कल्टीवेशन 5%। मेनली यहाँ पे आपको पोटैटोज और पीस की कल्टीवेशन देखने को मिलेगी कोल्ड ट्रांस और हिमालयन रीजन में। अगर हम हायर हिमालयंस की बात करें तो यहाँ पे आपको फिर जैसे फॉर एग्जांपल पीच, ठीक है, एंड पोटैटो, जिंजर, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये जो हायर हिमालयन रीजन है। और लोअर हिमालयन रीजन में 30% कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको शिवालिक में देखने को मिलेगा। माइल्ड वॉर क्लाइमेट जो है वो आपको मिड हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि शिवालिक में सबसे ज्यादा बारिश होती है शिवालिक रेंजेस में। शिवालिक रेंजेस से ऊपर एक अलग से रेंज है मिड हिमालयन रेंज। इस मिड हिमालयन रेंज में यू विल फाइंड धर्मशाला का रीजन। तो ये जो मिड हिमालयन रेंज है, लोअर हिमालयन रेंज, धौलाधार से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। बाद में मैं आपको जनरलाइजेशन भी इसकी बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लीजिए, फिर आपको और चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। या चलिए बता ही देता हूँ। शिवालिक रेंज जो है, शिवालिक माउंटेन जो हमने रेंज पढ़ी, उसके दोनों तरफ का पोर्शन, नॉर्दर्न साइड का भी और सदर्न साइड का भी। जब हम लोअर हिमालय की बात करें या मिड हिमालय की बात करें तो धौलाधार से सदर्न पोर्शन, अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो धौलाधार से साउथ में ही आपको धर्मशाला का रीजन देखने को मिलेगा और धर्मशाला के रीजन में ही आपको मिड हिमालयन रीजन में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। और हायर हिमालयन धौलाधार से नदन वाला पोर्शन पीर पंजाल रेंज तक, और तिब्बतन हिमालयन जो है वो पीर पंजाल रेंज जो है उससे नदन वाला पोर्शन जो है वो तिब्बतन हिमालयन में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्लाइमेट जो है वो सब ट्रॉपिकल, रेनफॉल 150 सेंटीमीटर, सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको मिड हिमालयन रेंज में देखने को मिलेगी 150 से 300 सेंटीमीटर। उसके ऊपर जब आप चले जाएंगे तो हाई हिमालयन जोन में रेनफॉल 100 से 150 सेंटीमीटर और ड्राई कोल्ड में रेनफॉल 50 सेंटीमीटर। यहां पे रेनफॉल इतनी कम क्यों है? क्योंकि रेन शेडो इफेक्ट है इस पर्टिकुलर पार्ट में। चारों तरफ से आपको 4 रेंजेस देखने को मिलेंगे, तो सबसे कम बारिश कहां पे होगी? स्पीति के पोर्शन में। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्रॉप्स जो सबसे लोअर रीजन है देखने को मिलेगा मैंगो और गुआवा। सेकंड में आपको पीचीज, प्लम, वॉलनट और एप्रिकॉट, एप्पल्स, पियर्स एंड वॉलनट, और इस वाले में रेजिन, ग्रेप्स और चिलगोजा, ठीक है। अगर हम जियोलॉजी की बात करें, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको फॉसिल्स जो हैं वो सिर्फ लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी वाला जो रीजन है उसी में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाद में जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे भी तो वहां पे भी मैं आपको फॉसिल्स जब बताऊंगा तो मैं आपको 2 फॉसिल जो हैं वो मिलेंगे, दोनों लाहौल स्पीति से मिलेंगे, उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फॉसिल जो है, कंप्लीट सीक्वेंस जो फॉसिल्स की आपको मिलेगी वो सिर्फ लाहौल और स्पीति के पोर्शन, किन्नौर और पांगी के रीजन से मिलेगी, ठीक है, जहां पे ट्रांस हिमालयन जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसके भी काफी रीजंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काफी ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे था तो प्रिजर्वेशन जो थी वो ज्यादा बेटर थी। सेकंड ये था कि ऐसा कहा जाता है कि कुल्लू का आज का जो रीजन था, एक समय पे वहां पे एक बहुत बड़ा वास्ट लेक जो था वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो उसे माना जाता है कि वो पुराना टेथिस सी था। तो टेथिस सी से नदन पोर्शन की तरफ जो सेडिमेंट्स थे, सी के जो सेडिमेंट्स थे, दे गॉट कलेक्टेड टू फॉर्म लाहौल स्पीति, तो उनसे क्या बन गया? लाहौल स्पीति। तो उसकी वजह से भी आपको लाहौल स्पीति में काफी ज्यादा फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, और लाहौल स्पीति से साउथ में आपको फॉसिल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और कांगड़ा के पोर्शन में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, सैंडस्टोन, टर्शियरी रॉक्स फॉर्मेशन, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ग्रेनाइट और क्रिस्टलाइन मिड हिमालयन और हाई हिमालयन में, और हाई हिमालयन में फॉसिल जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब अगर हम बात करें फिजियोग्राफिकली सिर्फ टेम्परेचर और रेनफॉल पे बेस्ड, ठीक है। तो टेम्परेचर और रेनफॉल 2 तरह के क्राइटेरिया यहां पे रहेंगे, याद रखिएगा। टेम्परेट जो है वो जनरली टेम्परेचर रहता है 15 डिग्री से 20 डिग्री के आसपास। जो ट्रॉपिकल टेम्परेचर है वो जनरली रहेगा 22 से 28 डिग्री के आसपास। तो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल कौन कौन से रीजन रहेंगे? जहां पे ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है, और ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेचर हाई होगा। तो ह्यूमिडिटी कम किन पोर्शंस में आपको देखने को मिलेगी? ऊना, पांवटा साहिब और सिरमौर और इंदौरा का जो रीजन है वहां पे काफी ज्यादा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि वहां पे आसपास कोई लार्ज सोर्स नहीं है वाटर का, तो उसकी वजह से
ह्यूमिडिटी जो है वो कम रहेगी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि वाटर, एयर में कितने ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल की जब बात करें तो यहां पे कहने का मतलब है कि टेम्परेचर ज्यादा नहीं रहेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी। तो सब ट्रॉपिकल की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 डिग्री के आसपास। तो बिलासपुर, मंडी, नाहन और भतियात के कुछ रीजन ड्राई टेम्परेट, ड्राई मतलब जहां पे बारिश बहुत कम है। अभी मैंने आपको बताया स्पीति का पोर्शन, तो हाईलैंड्स ऑफ लाहौल स्पीति। टेम्परेट मतलब टेम्परेचर बहुत कम, 10 डिग्री से 20 डिग्री के आसपास एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, सर्दियों में तो नेगेटिव भी जाएगा, फ्लक्चुएशंस रहेंगी, उनके डिटेल में अभी हमें नहीं जाना है। तो ड्राई टेम्परेट, हाईलैंड्स ऑफ लाहौल स्पीति, पांगी और किन्नौर। जो ह्यूमिड सब टेम्परेट है, ह्यूमिड का मतलब जहां पे काफी ज्यादा मॉइस्चर हवा में रहेगा। सब टेम्परेट मतलब इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं रहेगा, इतना ज्यादा गर्म भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बारिश जो है इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन और चंबा के जो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन है वहां पे। उसके बाद वेट सब टेम्परेट पोर्ट जो रीजन है वहां का क्या मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा और काफी ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी। अब इसको पीछे वाले से कंपेयर कीजिए। मैंने आपको कहा था मिड हिमालयन जोन में आपको सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, और मैंने वहां पे आपको ये भी कहा था कि धर्मशाला का जो रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी एचपी के रेफरेंस में। तो जब हम यहाँ की बात करें तो पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, जोगिंदरनगर और डलहौजी ये कुछ रीजन है जहां पे आपको वेट सब टेम्परेट टाइप का जो है फिजियोग्राफिकल फीचर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको एक बार ढंग से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ पाए तो एक बार ज्योग्राफी की हेल्प ले लीजिएगा। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो आई थिंक एक बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो दोबारा यहां से नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम रेनफॉल आपको धर्मशाला में, कांगड़ा में देखने को मिलेगी। धर्मशाला में एक साल में यू विल सी 340 सेंटीमीटर रेनफॉल। अगर हम एचपी की एवरेज रेनफॉल की बात करें तो जनरली इट इज 152 सेंटीमीटर एज होल। सबसे मिनिमम रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी 60 सेंटीमीटर। और अगर हम लाहौल स्पीति में भी थोड़ा और डिटेल में चले जाएं तो सबसे ड्राइएस्ट पोर्शन जो एचपी का है वो है स्पीति डिस्ट्रिक्ट, जहां पे 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। और रीजन ऑलरेडी मैंने आपको बताया, रेन शेडो इफेक्ट, क्योंकि चारों तरफ आपकी माउंटेन रेंजेस हैं जिसकी वजह से कोई भी क्लाउड जो है वो वाटर लेके इस पर्टिकुलर पोर्शन में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अब अगर सीजन्स की बात करें तो 3 सीजन्स हमारे पास हैं, कोल्ड, हॉट और रेनी। फूड हैबिट्स जो है वो भी वेदर के साथ चेंज करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिलासपुर की बात करें तो साग और छाछ उनका एक पेट डिश है गर्मियों की। अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में जो चीजें हैं वो मक्की की रोटी के साथ एक वहां पे लस्सी से ही एक बेवरेज बनाया जाता है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में झोल कहते हैं। तो वो पर्टिकुलर आपको बिलासपुर का देखने को मिलेगा। और लोकेशन के साथ ही चीजें भी चेंज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही विंटर्स जो है लाहौल स्पीति में पड़ेंगे तो वहां पे लोकल जो है दे स्टार्ट मेकिंग देयर ओन वाइन। ठीक है, तो लाहौल स्पीति में छांग बनाई जाती है जो कि सर्व की जाती है। तो फूड हैबिट्स हम ट्राइब्स में पढ़ेंगे, जब ट्राइब्स के तक पहुंचेंगे तो वहां पे इसके बारे में बात करेंगे। बट याद रखिएगा जिस तरह का वेदर होगा उसी तरह का जो है लोगों का खान पान भी उस पर्टिकुलर जगह पे होगा। और इसके अलावा सीजन्स का जो रहता है वो कल्चर और सोशल एस्पेक्ट भी काफी ज्यादा रहता है किसी पर्टिकुलर जगह के जो कल्चर होता है उसके अंडर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कांगड़ा पेंटिंग की बात करें तो कांगड़ा पेंटिंग में जनरली आपको राधा जो है उनका घाघरा जो है वो वाटर में ड्रेंच दिखाई देगा। और वाटर पूल जो है वो मशोबरा में एग्जिस्ट करता है, एक जहां पे बफलो जो थी वो पुराने समय में, मशोबरा जो है वो शिमला से कुछ दूरी पे पड़ता है तो उसे लोकल लैंग्वेज में जो बफलोज थे उनको मैस कहा जाता था। तो उन्हीं के नाम पे मशोबरा जो है उस पर्टिकुलर जगह का नाम भी पड़ा। राधा कृष्णा जो थे कांगड़ा पेंटिंग में उनको अम्ब्रेला के अंडर खड़ा हुआ दिखाया गया है कांगड़ा पेंटिंग में, जो ये रेफरेंस देते हैं कि धर्मशाला में या कांगड़ा का जो रीजन था वहां पे काफी ज्यादा बारिश होती थी। तो इसके कल्चर सिग्निफिकेंस भी है, बट इनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे इन डिटेल। जब पेंटिंग्स के तक पहुंचेंगे तो वहां पे इन डिटेल इनके बारे में बात करेंगे। तो ये तो था हमारे पास 3 पोर्शन। कंफ्यूजन आपने नहीं करना है, 3 चीजें याद रखनी है। टॉपोग्राफी 3 वर्जन है, लैंडस्केप, सॉइलस्केप 4 है, और अगर हम फिजियोग्राफिकली बात करें तो वो 5 है। ठीक है, तो 3, 4, 5 करके आप याद रख लेंगे।
उसकी वजह से चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कांगड़ा में याद रखिएगा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, फॉसिल सिर्फ आपको लाहौल स्पीति में मिलेंगे। स्पीति सबसे ड्राइएस्ट पोर्शन है। धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज दोनों ही लेसर हिमालयस में काउंट होंगे, वो ग्रेटर हिमालय में काउंट नहीं होंगे। हाउएवर पीर पंजाल जो है वो ग्रेट हिमालय का ऑफशूट बन के निकलेगी। बड़ा बंगाल जो है उस पर्टिकुलर जगह से धौलाधार जो है वो एब्रप्टली राइज करेगी। सेम चीज जो है वो कुल्लू में होगी ट्रांसवर्स वैली की वजह से। ठीक है, दोनों के रीजन अलग अलग हैं, बट अब्रप्ट एलिवेशन की वजह से दोनों जगह आपको पैराग्लाइडिंग देखने को मिलेगी, कुल्लू वाली जगह पे भी और धौलाधार जो बीर बिलिंग की जगह है वहां पे भी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जो ग्लेशियर्स थे उनके बारे में रिसर्च की गई स्नो और एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। लास्ट 140 ईयर्स का डाटा गैदर किया गया। उन्होंने स्नो और रेनफॉल पे स्टडी करी, तो उन्होंने ये फाइंड आउट करा कि स्नोफॉल जो एचपी में था वो 15 से 20% तक डिक्लाइन करा। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, कई दफा डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्नोफॉल डिक्लाइन करने के पीछे जो मेजर रीजन थे वो थे ग्लोबल वार्मिंग, सर्ज इन ट्रैफिक और कार्बन डिपॉजिट्स। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें तो वैसे तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बाद में हम फिर से इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट आई थिंक सम इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एचपी शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ताकि चीजें थोड़ी क्लियर हो सके। अब एचपी जो था वो फॉर्मेशन में आया 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को जब फॉर्मेशन में आया तो उस समय पे 26 प्रिंसली स्टेट्स और 4 अलग से डिस्ट्रिक्ट्स थी, उनको मर्ज किया गया टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा वो 4 डिस्ट्रिक्ट 15 अप्रैल 1948 को कौन थी? जब 15 अप्रैल 1948 को एचपी एग्जिस्ट करता था तो एचपी में सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स थी। एक थी महासू, महासू आज के समय का किन्नौर, शिमला और सोलन, ये तीनों जगह इंक्लूड करता था। जो मंडी था वो मंडी और सुकेत 2 अलग अलग राज्य थे। मंडी को सुकेत और मंडी सेम था जो उस पर्टिकुलर टाइम पे था, पर मंडी को मर्ज करके बनाया गया सुकेत और मंडी को मर्जर करके। सुकेत जो है वो जनरली सुंदरनगर वाला जो रीजन है वो, और मंडी तो आई थिंक यू ऑल नो द सिटी मंडी जहां पे है। उसके बाद सिरमौर जो था और चंबा, इनको बिना किसी अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज के साथ एचपी में मिलाया गया 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, उस पर्टिकुलर समय पे महासू जो था उसमें 26 प्रिंसली स्टेट्स थी, उसके अलावा 4 अलग से हिल स्टेट्स को ज्वाइन करवाया गया। 4 स्टेट्स कौन सी थी? सुकेत, मंडी, सिरमौर और चंबा प्लस 26, तो टोटल कितनी स्टेट्स थी? 30 स्टेट्स। 30 स्टेट्स में से मंडी जो है वो सुकेत और मंडी को मिला के बना। महासू जो है वो 26 प्रिंसली स्टेट्स, काफी छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी एक्सेप्ट फॉर बुशहर। ठीक है, और चंबा और सिरमौर को बिना किसी एरिया को अल्टर करके एचपी में मिला दिया गया और उनको एचपी की 4 डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन थी? चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू। एरिया उस समय पे 27,018 स्क्वायर किलोमीटर था। पॉपुलेशन 9.35 लाख थी। अब 15 अप्रैल 1948 को जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी बुशहर की रियासत, जिसका टोटल एरिया 3,651 स्क्वायर माइल्स था। ये किलोमीटर नहीं है, काफी ज्यादा गलतियां हो जाती इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो याद रखिएगा ये माइल्स एरिया किसमें था? माइल्स में। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका था? बुशहर का। वैसे बहुत सारी स्टेट्स हमारे पास और भी थी, सबके बारे में जानना जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है उनके बारे में जान लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्टली कई दफा यहीं से ही पूछा जाएगा। तो बुशहर जो था वो 3,651 स्क्वायर किलोमीटर था। जुब्बल 229 स्क्वायर किलोमीटर, थ्योग 144 स्क्वायर किलोमीटर, बगाल 120, भगात 33 स्क्वायर किलोमीटर, जुंगा 295, कुठार जो थी वो सबसे स्मॉलेस्ट थी जिसका टोटल एरिया 1 स्क्वायर माइल्स जो था वो एग्जिस्ट करता था। दीज आर नॉट किलोमीटर्स, दीज आर माइल्स। मैं अभी पढ़ के किलोमीटर ही पढ़ रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये माइल्स है, ठीक है, किलोमीटर्स नहीं है। और रतेश जो थी वो 2 स्क्वायर माइल्स के बराबर थी। उसके बाद 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को जो है एज अ 5th डिस्ट्रिक्ट एचपी के साथ मिला लिया गया। 1 मई 1960 को किन्नौर को 6th डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, महासू से चिन्नी तहसील को अलग करके और 14 विलेजेस को लेके। ठीक है, तो चिन्नी तहसील जो महासू की थी उसको अलग किया गया और 14 विलेजेस को बनाया गया। अब ध्यान रखिएगा 1 मई 1960 को महासू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट बना शिमला और एक पार्ट बना
किन्नौर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 मई 1966 को कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू के कुछ पार्ट्स और शिमला के कुछ पार्ट्स को जो है ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी वजह से 9 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो एचपी में बन गई, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू। ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास और ऐड हो गई किन्नौर के बाद। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं। पहले हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट थी, चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू। उसके बाद बिलासपुर जो थी वो 5वीं डिस्ट्रिक्ट बनी 1 जुलाई 1954 को। 1 मई 1960 को महासू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। महासू जो था वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहा। एक डिस्ट्रिक्ट बन गई शिमला, दूसरी डिस्ट्रिक्ट बन गई किन्नौर। तो हमारे पास 4 ऑलरेडी थी, जो चौथी डिस्ट्रिक्ट थी उसके 2 पोर्शन किए गए, तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई? 6। ठीक है, क्योंकि महासू कट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? 3 ऑलरेडी थी, तो 5 बिलासपुर थी, 6 हमारे पास शिमला आ गई। ठीक है, और एक शिमला को काट के क्या आ गया? किन्नौर। उसके बाद कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू को ट्रांसफर कर दिया गया, 3 डिस्ट्रिक्ट अलग से बनी गई। 9 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास टोटल हो गई। कुछ शिमला के पार्ट को ट्रांसफर किया गया। डलहौजी जो था उसे गुरदासपुर से जो है चंबा की डिस्ट्रिक्ट में मिलाया गया, और होशियारपुर से ऊना को ट्रांसफर किया गया। ठीक है, उसके बाद 1 सितंबर 1972 को ट्राइफर्केशन की गई कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर की, और बाइफर्केशन की गई महासू की। ठीक है, ये शिमला ही था जिसको मैंने महासू सिर्फ अलग करने के लिए यहां पे लिखा है। तो महासू और शिमला जो था वो अल्टरनेटिवली यूज किए गए। उसके बाद किन्नौर को तो पहले ही अलग कर दिया गया है महासू से। तो महासू जो था उसको शिमला और सोलन में 1 सितंबर 1972 में डिवाइड किया गया, और शिमला जो थी वो नई कैपिटल, वैसे तो ऑलरेडी पुरानी कैपिटल वही थी, पर शिमला जो था वो एज ए डिस्ट्रिक्ट के तौर पे फिर से उभर के सामने जो है वो आ गया। तो 1 सितंबर 1972, 1 नवंबर 1966। अभी इनके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत भी आपको वैसे नहीं है। जब बाद में हम इनके बारे में कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से बात करेंगे, बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह से एचपी जो था वो एग्जिस्टेंस में आया, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर हम ओल्ड हिमाचल की बात करें तो चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर और शिमला का कुछ पोर्शन जो है वो ओल्ड हिमाचल का है। अगर हम न्यू हिमाचल की बात करें तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना न्यू हिमाचल में, और हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी भी है जहां पे 2 तहसील आपको पुराने हिमाचल की और 2 तहसील आपको नए हिमाचल की देखने को मिलेंगी। ठीक है, कसौली, नालागढ़ और कंडाघाट जो थी वो न्यू एचपी में, जो कि 1966 में ट्रांसफर हुआ, और सोलन और अर्की जो है वो ओल्ड एचपी का पोर्शन था, जो कि ऑलरेडी किसका पार्ट था? महासू डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर। एक बार इसको ढंग से पढ़िएगा, और इसमें से आई थिंक हार्डली आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इन पर्टिकुलर 6 पेजेस में से, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, होगा तो उसके बाद यू कैन ऑल्सो आस्क द डाउट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल start the next chapter.